BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। जब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं तो अलाउंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अलाउंसेस तीन तरह का होता है। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल, एक होता है आपका पार्टली टैक्सेबल, और एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब कि उसमें पूरा टैक्स लगेगा, जैसे कि डियरनेस अलावेंस, सीटी कंपनसेटरी अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, ये सारे अलावेंसेस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। पार्टली टैक्सेबल में आ जाएगा जैसे HRA, हाउस रेंट अलावेंस। और फुल्ली एग्जेम्प्टेड में आपका आ जाता है जैसे फॉरेन अलावेंस आ जाएगा। तो ये आप लोग बीकॉम पार्ट 3 में पढ़े होंगे इनकम टैक्स में, कि जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं तो पहले हम बेसिक सैलरी लेते हैं, फिर डियरनेस अलावेंस लेते हैं, उसके बाद अलावेंसेज लेते हैं हम लोग। जैसे एक और होता है एजुकेशन अलावेंस, ये भी आपका पार्टली अलावेंस, पार्टली टैक्सेबल होता है। पार्टली टैक्सेबल का मतलब कि कुछ टैक्स लगेगा, कुछ उस पर टैक्स से एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इनमें से कौन सा एग्जेम्प्टेड अलावेंस है? डियरनेस अलावेंस आपका फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल। फॉरेन अलावेंस जो होता है वो ऐसा अलावेंस है जो एग्जेम्प्टेड होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। आप लोग कहीं से भी पार्ट 3 का इनकम टैक्स का बुक अरेंज करो और पढ़ डालो। तो BSPSL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क इनकम टैक्स हमारा टॉपिक है आज का, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, फॉरेन अलावेंस। नेक्स्ट, एजुकेशन अलावेंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर। एजुकेशन अलावेंस क्या होता है कि 2 बच्चों के हिसाब से 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि 2 बच्चा है तो 200 पर मंथ, और अगर सालाना लेंगे तो 200 गुने 12 यानी कि 2400 रुपया क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो एजुकेशन अलावेंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 2 चिल्ड्रेन 2 पर्सन्स। तो आंसर क्या होगा 2 का सी। नेक्स्ट, उसी तरह हॉस्टल अलावेंस भी होता है। हॉस्टल अलावेंस क्या होगा कि पर बच्चे के हिसाब से 2 बच्चे तक का एग्जेम्पशन मिलता है, 300 रुपये पर मंथ पर बच्चा। तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड है, तो 2 बच्चे का क्या होगा 300 गुने 2, और 1 साल के हिसाब से निकालने के लिए 12 से गुना कर दोगे तो 7200 ये हॉस्टल अलावेंस पे एग्जेम्पशन है। तो वो भी 2 बच्चों तक का आपका एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एजुकेशन अलावेंस 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चे तक का एग्जेम्प्ट होता है, और हॉस्टल अलावेंस 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चे तक का एग्जेम्प्ट होता है। तो इसमें एजुकेशन अलावेंस है 2 बच्चों तक एग्जेम्पशन मिलेगी 100 रुपये पर मंथ पर बच्चे के हिसाब से। तो 2 का सी। तीसरा नंबर है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी 1,20,000 एंड इंटरटेनमेंट अलावेंस 10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वह 6,000 इंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहा है। आपको निकालना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। एम्प्लॉय में 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि अगर इंटरटेनमेंट अलावेंस मिलेगा तो 16 सब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिडक्शन करते हैं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट में कोई डिडक्शन नहीं होता। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सीधे इंटरटेनमेंट अलावेंस को बेसिक सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो बेसिक सैलरी में इंक्लूड तो करते ही हैं, लास्ट में डिडक्ट भी करते हैं। तो कितना डिडक्शन करेंगे तो उसके निकालने का तरीका है, सबसे पहले ले लेंगे एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड। मान लो कितना इंटरटेनमेंट अलावेंस है 10,000 पर मंथ ने दिया है तो पूरा टोटल ले लो। सेकेंड लेते हैं 20% ऑफ सैलरी, और सैलरी में 3 चीज़ इंक्लूड होता है, बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलावेंस और फिक्स कमीशन। तो यहाँ पे आपका सैलरी सिर्फ दिया 1,20,000, उसका 20% निकालेंगे तो 24,000। और सी होता है स्टैच्यूटरी लिमिट।
जो कि आपका 5000 होता है बाय लॉ। अब तीनों में जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, तो कौन सा छोटा है? 5000। तो आंसर हो गया 3 का सी। लेकिन याद रखिएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन हम लोग निकालेंगे अंदर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। किस एम्प्लॉय के केस में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। देख लीजिएगा, कभी कभी सेम क्वेश्चन दे देगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह प्राइवेट एम्प्लॉय, तब डिडक्शन में क्या हो जाता है? नील होता। कोई डिडक्शन ही नहीं करना, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम लोग डिडक्शन करते हैं। तो 3 का आंसर हो गया सी। 4 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्टेड? डियरनेस अलाउंस, ये तो टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? पार्टली टैक्सेबल होता है। हाउस रेंट अलाउंस का भी एग्जेम्पशन पार्ट हम लोग निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन पार्ट ऑफ एचआरए। सबसे पहले लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। सेकेंड लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसका जो अमाउंट आएगा यहाँ दे देंगे। सैलरी में वही 3 चीज़, बेसिक सैलरी, डियरनेस का फॉर्मिंग पार्ट या रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलाउंस, और फिक्स कमीशन। और थर्ड लेते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं हो तो सैलरी का 40%, और मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, मेट्रो सिटी हो तो सैलरी का 50%। तीनों अमाउंट ए बी सी में से जो छोटा वाला अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्या? पार्टली टैक्सेबल है। फॉरेन अलाउंस आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो आंसर हो गया 4 का सी। 5 नंबर है आपका द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज इंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी लिमिट उसका कितना होता है? 5000। तो मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, कोई डेटा नहीं दिया हो, तो वही स्टैट्यूटरी लिमिट 5000 ही आपका डिडक्शन अमाउंट होगा। तो 5 का ए। 6 नंबर है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। जब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं तो बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, पर क्यू सीट लेने के बाद सबको टोटल करते क्या आता है? ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं क्या? अगर प्रोफेशनल टैक्स हो तो प्रोफेशनल टैक्स हम घटाते हैं, रिबेट माइनस होता है। तो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी में क्या डिडक्ट करोगे? प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब डिडक्ट नहीं होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा या ये आपका क्या कहता है LIC जो होता है, डिडक्शन करोगे टोटल इनकम में डिडक्ट होता है 80C के अंदर में। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा ग्रॉस सैलरी से। 6 का ए। 7 है सैलरी इंक्लूड। सैलरी में क्या क्या लेते हैं? तो वेजेस का मतलब भी सैलरी होगा। सैलरी में आप पेंशन भी इंक्लूड करते हो, सेल पे कमीशन जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो भी इंक्लूड करते हो, तो सभी हो जाएगा। तो 7 का डी। 8 नंबर है सैलरी इंक्लूड। सैलरी में क्या होता है? जो भी बेसिक सैलरी रिसीव्ड होता है तो ये आपका सैलरी का पार्ट हो जाएगा। परक्यूसीट जैसे रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार प्रोवाइड किया गया, स्टे इन होटल, होटल में ठहरने के लिए कंपनी उठा रही है सारा खर्चा, तो ये सारे परक्यूसीट है। आपको वाटर बिल, आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी पेड कर रही है, तो ये सारे परक्यूसीट है, तो ये भी सैलरी में इंक्लूड होगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले प्रॉफिट मिल रहा है तो ये भी सैलरी का ही पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, सभी सैलरी में इंक्लूड है। तो 8 का आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। 9 नंबर डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल्ड बाय। कौन से एम्प्लॉय पे इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 9 का ए। 10 नंबर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू। मान लो जैसे कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर है, तो 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको टोटल इनकम में डिडक्ट करते हैं, लेकिन कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी।
यानी कि सैलरी का 12% से जो आपका एक्स्ट्रा एक्सेस हो उसी को हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। और इंटरेस्ट जो होता है इस पर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, वो आपका एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ फंड बैलेंस। और जो फंड बैलेंस होगा उसका 9.5% तक आप एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 9.5% से एक्सेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियम के अकॉर्डिंग 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन वही फंड का मान लो जैसे फंड बैलेंस है 10,000 और 1,000 इंटरेस्ट दिया हुआ, तो 10,000 का 1,000 आपका इंटरेस्ट दिया तो कितना तक एग्जेम्प्ट है, 9.5% तक, मतलब कि 950 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा, 50 रुपया। तो प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का 9.5%। 10 का आंसर सी। 11 नंबर है द कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जो लमसम में रिसीव्ड होता है। एक होता है कि मंथली आपका पेंशन मिल रहा हो, एक है लमसम में, जैसे फुल पेंशन का 70% मिल गया, फुल पेंशन का 60% मिल गया, उसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेचुटी। तो देखो जो कम्यूटेड पेंशन होता है लमसम में रिसीव्ड हुआ, जैसे मान लो 70% रिसीव्ड हो गया, 7 लाख पेंशन मिला, जो फुल पेंशन का कितना है 70%। तो फुल पेंशन कितना होगा, उल्टा कर दो, 7 लाख इंटू 100/70 यानी कि 10 लाख, यानी फुल पेंशन 10 लाख रहा होगा तब ना उसका 70% 7 लाख मिल रहा है। अब इसमें दो केस होता है कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रहा है और एक होता है कि एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव्ड नहीं कर रहा हो, ग्रेचुटी मान लो नॉट रिसीव्ड। तो जब ग्रेचुटी मिलता है तो पेंशन का कितना हिस्सा एग्जेम करेंगे, तो फुल पेंशन का 1/3 ये एग्जेम्प्ट होगा। तो फुल पेंशन कितना है, 10 लाख है, 10 लाख का 1/3 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो भी है 3,33,333 समथिंग आएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, तो 7 लाख आपका पेंशन रिसीव्ड हो रहा था, उसमें तो इतना एग्जेम्प्ट ही होगा, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो बचेगा उस पर हम टैक्स ले लेंगे। ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड में क्या होगा, जब ग्रेचुटी एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है तो सीधे फुल पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल कितना होगा, तो सिंपल फुल पेंशन का हाफ, फुल पेंशन का हाफ। उसी तरह यहाँ पर भी है कि फुल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना होगा, फुल पेंशन का टैक्सेबल होगा फुल पेंशन का 2/3। फुल पेंशन होगा टैक्सेबल पेंशन होगा फुल पेंशन का 2/3। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेचुटी रिसीव नहीं होता है तो टैक्सेबल क्या होगा, फुल पेंशन का हाफ, यानी हाफ ऑफ टोटल पेंशन। तो 11 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय, देखो पेंशन ग्रेचुटी ये सब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब कोई कंपनी से एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलता है कंपनी की तरफ से, उसको ग्रेचुटी मिलता है। कम्यूटेड पेंशन तो हो गया जो लमसम में रिसीव्ड होता है, जो आपका मंथली रिसीव्ड हो उसको कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड वाला हिस्सा जो होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा मिल रहा है, मतलब कह सकते हैं ग्रेचुटी कौन रिसीव कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेचुटी मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 12 का है ग्रेचुटी पार्टली टैक्सेबल होता है, वो किस केस में, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में। 12 का आंसर ए। 13 है डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेज except for interest in the computation of income from house property allowable to the extent of 1/5 of annual value, 1/4 of annual value, 30% of annual value और 1/4 of rent receipt। जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। इसका एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, उसके बाद एक्चुअल रेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू,
उसका म्यूनसिपल टैक्स घटाते हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनसिपल टैक्स घटाएंगे तो क्या आता है, एनुअल वैल्यू आएगा। अब एनुअल वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन करते हैं। ये फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो सीधा आंसर होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 13 का सी, इनकम फ्रॉम हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस। अगर आप अपने मकान में, आपका मकान है, उस मकान में खुद का बिजनेस चला रहे हो, तो उससे जो इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाया जाए, तो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस फ्रॉम सेल्फ बिजनेस इज, और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में देखोगे तो आंसर क्या होगा, नील होगा, तो नील मार दो, क्यों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस, तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, नील निकलेगा। मतलब कि खुद के मकान में अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उससे जो इनकम आएगा वो आपका, मतलब समझो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा ही नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका, नील। 15 नंबर, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब कि हम अपने मकान में खुद ही रह रहे हैं, तो खुद ही रहे तो रेंट तो मिलेगा ही नहीं, तो जब रेंट मिलेगा ही नहीं तो एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू नील होता है, लेकिन वही मकान को जब किराए पे देते हैं किसी भी पर्पज से, तब उसका हम लोग क्या करते हैं, लेट आउट पे लगाते हैं, किराए पे देते हैं, तब उसका एनुअल वैल्यू हमको निकालना पड़ता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। 15 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स क्या होता है, इनकम टैक्स में आपका एक हेड है इनकम का, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में मेंशन किया हुआ है कि कैपिटल एसेट्स के बारे में, तो कैपिटल एसेट्स के बहुत सारे लिस्ट होते हैं, इसमें आपका कौन कौन कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो देखोगे गुडविल जो होता है बिजनेस का, ये कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। ज्वेलरी, ये आपका कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। लैंड, ये आपका कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड, अगर शहर में एग्रीकल्चरल लैंड है या शहर के आसपास एग्रीकल्चरल लैंड है तो भी कैपिटल एसेट्स में आ जाता है आपका। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड जो है, इसका मतलब हो गया कि हम स्टॉक का काम करते हैं, ये प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और बिजनेस हेड में आएगा, ना कि ये कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड आपका, इसे बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसको हम कैपिटल गेन में यूज नहीं करते हैं। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट नहीं है। आंसर क्या हो गया, बी। एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपका गांव में हो, जहां का पॉपुलेशन 5000 के अराउंड हो, तो वहां अगर खेती कर रहे हो और वो ज़मीन को आप बेच रहे हो, तो ज़मीन को बेचने पे जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन में आ जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है। सॉरी, वो नहीं आएगा, एग्रीकल्चरल लैंड आपका गांव वाला भी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन विलेज, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट्स। तो इसका 16 का आंसर क्या हो गया, बी। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड अगर दिल्ली में हो, शहर में हो, तो वो आपका कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। लैंड भी कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी, गुडविल इन बिजनेस, ये सारे कैपिटल एसेट्स है। तो कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है, 16 का बी। 17, इन द केस ऑफ शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जब एसएससी शेयर्स को रखता है कितने पीरियड के लिए। तो देखो शेयर्स के केस में अगर एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर है, तो एसएससी जो टैक्स पेयर होता है वो अगर शेयर को 12 महीने से अधिक समय के लिए होल्ड करता है, मोर देन 12 मंथ, तब वो कौन सा कैपिटल गेन में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब विद इन 12 मंथ या 12 मंथ के अंदर आपको होल्ड किया फिर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 12, मोर देन 12 मंथ। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर यही मान लो शेयर आपका 8 महीने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मैंने एसएससी 8 महीने रख के उसको सोल्ड करता, तब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन 12 मंथ से अधिक के टाइम में अगर होल्ड कर लेता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो आंसर होगा 17 का सी। 18 नंबर, टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो
1999 में 1 लाख का कोई लैंड खरीदे थे, या कोई भी 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा था और बेच रहा है मान लो 23-24 में, और कितना है बेच रहा है, मान लो 50 लाख में बेच रहा है। तो सेल में से हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट तो हमारे पास पता है 1999 का, क्योंकि 1999 में खरीदे थे हम लैंड। लेकिन करेंट में हम जिस ईयर में बेच रहे हैं उस ईयर में उसका क्या निकाला जाता है, इंडेक्स कॉस्ट निकाला जाता है। इसका क्या होता है फार्मूला, तो जो कॉस्ट दिया है उसमें से क्या करते हैं, जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर, ये सब दिया रहता है, और डिवाइडेड बाई 1999 है तो 2001 से पहले का अगर हम कॉस्ट लेते हैं तो 2001 का मार्केट वैल्यू देखेंगे। मान लो मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपया है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 1 लाख ये कॉस्ट 1999 का और 2001 का मार्केट वैल्यू 2 लाख, दोनों में जो बड़ा होगा वही वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 लाख, तो कॉस्ट हमारा 2 लाख हो जाएगा। इंडेक्स नंबर लेंगे कौन से ईयर का, जिस ईयर में सेल हो रहा है, मान लो सपोज करो 348 है और 2001 का हम वैल्यू ले रहे हैं ना, तो 2001 का इंडेक्स नंबर कितना होता है, 100 होता है। तो सॉल्व करके निकल लेंगे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इंडेक्स कॉस्ट यूज़ किया जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो गया कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की पहचान कैसे करेंगे, तो जब एसएसी टैक्स पेयर किसी भी एसेट्स को 36 मंथ से अधिक समय के लिए होल्ड करके रखा हो उसके बाद बेच रहा हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट गेन होता है वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्स कॉस्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्स कॉस्ट यूज़ नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में का मतलब, अगर कोई एसेट्स हम 3 साल के अंदर तक होल्ड करके रखे और 3 साल के अंदर ही क्या कर दिए, बेच दिए, तब वहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो और वहाँ पे कौन सा कैपिटल गेन निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, इंडेक्स कॉस्ट यूज़ किया जाता है। तो 18 का सी, इनमें से कौन कैपिटल एसेट्स नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड तो भी हमने देखा कि ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर भी कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल यूज के लिए कार खरीदे, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। 20, फॉर कैपिटल गेन बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड एसएससी शुड रिटेन द एसेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 36 मंथ। अगर एसएससी यानी कि टैक्स पेयर एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके रखा है और उसके बाद अगर बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, उसका कंप्यूटेशन होगा। लेकिन अगर एसएससी 36 मंथ के अंदर, मान लो जैसे कि 30 मंथ वो उसने होल्ड करके रखा, उसके बाद बेच रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है तो एसएससी को एसेट्स होल्ड करके रखना पड़ेगा कितने मंथ के लिए, 36 मंथ से अधिक मंथ के लिए, तब वो बेचेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो 20 का हो गया सी। तो ये था BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क इनकम टैक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में हेल्प करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।